अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पप्पू यार तंग ना कर, जलने वाले का मुंह काला, तू लंग जा साडी खैर है। ये कैसी गुफ्तगू का आगाज कर रहे हो यार? ये भी एक अंदाजे गुफ्तगू है और ये 2 दिन पहले मेरे ज़हन में आया है कि ये बाकायदा एक गुफ्तगू है जो ट्रकों वाले और बसों वाले और रक्शों वाले आपस में कर रहे हो। ये 2 दिन पहले तुम्हारे ज़हन में कैसे आ गया? यार वो अपना एसोसिएट प्रोड्यूसर ने आशान उसका वलीमा था ना, तो मैं जा रहा था शेखुपुरे की तरफ। मैंने सोचा अपने स्कूटर पे ही जाता हूँ। अच्छा, स्कूटर पे शेखुपुरे गए? हाँ लो, ऐसा अच्छा गया हूँ मैं, मेरा तो वक्त बड़ा अच्छा गुजरा। यार तो मुझे पहले बताते कोई DSNG भेज देते, तुम्हारी कवरेज करवाते यार। क्यों जी, मेरी किस लिए स्कूटर पे कवरेज? मैं शेखुपुरा? पीछे 40 लाख बंदा लेके जा रहा था, मैं कल्ला जा रहा था। नहीं, लेकिन स्कूटर पे गए हैं ना आप। हाँ हाँ, कई लोग जाते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ यार, जुनैद इतना मैंने एंजॉय किया है। लंबा सफर मैंने मेरा हाल 1-2 दफा पहले किया होगा, मगर मेरा ध्यान पड़ गया गाड़ियों के पीछे लिखे हुए फिकरों पे। बड़े जबरदस्त होते हैं, पूरी साइकोलॉजी है ये। ऐसी यार तस्वीरें बनी हुई हैं, परिंदे बने हुए हैं। किसी परिंदे ने तस्बीह चोंच में पकड़ी हुई है, किसी परिंदे ने लेटर सा पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है आई लव यू। वो छोटा सा बना हुआ है, गौर से देखे तो नजर आता है वैसे बना हुआ है। तुम्हें पता है फिक्रे ऐसे ऐसे अजीब लिखे हुए हैं कि परदेसियों से ना आँखियां मिलाना। ये बड़ा दिलचस्प फिनोमेना है यार, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस बात पे मकाले लिखे गए हैं। अच्छा हाँ, ये जो रिक्शाओं के पीछे और ट्रकों के पीछे मखसूस किस्म की इबारतें लिखी होती हैं, टूटे फूटे शेर लिखे होते हैं, बड़े दिलचस्प होते हैं और ये एक खास किस्म की नफ्सियात को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। इस हवाले से मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने MA जर्नलिज्म किया था, उससे गालबन 1 या 2 साल हमसे कोई सीनियर तालिब इल्म थे, उन्होंने भी इस हवाले से अपना रिसर्च पेपर जो था वो लिखा था। ये जो रिक्शाओं के पीछे लिखी हुई इबारतें होती है, सियासी, अब तो सियासी नारे बहुत जबरदस्त शुरू हो गए, लेकिन इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर तो वो ड्राइवर की मर्जी से लिखे गए ना, और ज्यादातर ये समझा जाता है कि जी जो इन ट्रकों को और बसों को पेंट करते हैं वो लिख देते हैं, अपनी मर्जी से लिख देते हैं, लेकिन ये जो ज्यादातर स्लोगन्स हैं, शेर हैं, उसमें ड्राइवरों की मर्जी शामिल होती है। हाय 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 यार, एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था बिल्ला मिस्त्री, नीचे लिखा हुआ था जान काट लेंदा। मैंने कहा पता नहीं ये किसी मिस्त्री को बिल ज्यादा दे बैठा है, उसने उचेचा लिखा लिया बिल्ला मिस्त्री जान काट लेंदा। ये जो ट्रकों और ट्रॉलियों के पीछे लिखा होता है कि पास कर या बर्दाश्त कर, हाय हाय और बकायदा वो फख्र महसूस करते हैं रास्ता ना दे के, क्योंकि वो एक बड़ी चीज पे बैठे होते हैं ना, तो उनके के लाशऊर में ये बात होती है कि मेरा इस सड़क पर ज्यादा हक है और मेरा हक फायक है, और जो मेरी पीछे गड्डी ज्यादा फैली हुई है। हाँ, मैं ऊंची जगह पे हूँ, और उनकी नफ्सियात में बात शामिल होती है कि मैंने रास्ता नहीं देना। बिल्कुल और इसीलिए उससे मिलती जुलती इबारतें उन ट्रकों के पीछे लिखी होती है, और उनके इस रवैये का सामना आपको जगह जगह पे करना पड़ता है, आपको रास्ता नहीं देते वो। और मेरा ख्याल है ये तालीम की कमी भी तुम कह सकते हो इसको, कि मैं जो कहता हूं, ज्यादा अनपढ़ लोग हैं वो ऐसे करते हैं। बिल्कुल, अब मैं समझता हूँ ये है ही तालीम की कमी। तालीम की कमी कह नहीं सकते, है ही तालीम की कमी। देखो ना, ट्रकों और बसों के पीछे जो इबारतें लिखी होती हैं, उसका ट्रकों और बसों से सिर्फ ताल्लुक नहीं है, ज़हनी बलूगत से ताल्लुक है। अगर आप किसी मतलब ज़हनी तौर पर पसमानदा शख्स है, अगर कोई नीम खानदा आदमी है, वो अगर नई कार भी ले लेगा तो कार के पीछे भी कमो बेश इसी तरह के जुमले लिखवा लेगा। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं था एक दफा कि गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था मॉम सेज डोंट सी गर्ल्स। मैंने कहा बड़ा इंग्लिश का पढ़ा लिखा बच्चा होगा, इंग्लिश में लिखा हुआ, वाह वाह वाह। जरा सा मैं आगे हुआ हूं तो बड़ी टिबरी खोलने वाला रेंच नहीं होता जैसे, उस तरह के बच्चा बैठा हुआ बड़े रेंच जैसे। मैंने कहा बेटे ये तुमने क्यों इतना शोखा फिक्रा पीछे लिखा हुआ है? तो आगे से बेचारा बोला इस कदर अजीब सा कि मेरा हाथ सा ही निकल गया। मैंने कहा क्यों ये लिखा हुआ है फिक्रा? चल लिख बैठा तो फिर की हो गया चाचा, तू तो मगर ही पै गया। अच्छी खासी फैमिलीज के लोग भी अपनी गाड़ियों के पीछे इस तरह की कोई ना कोई कोटेशन लिख लेते हैं। ओ जी, ऐसा ऐसा डायलॉग, ऐसा ऐसा फिक्रा, ऐसा ऐसा शेर लिखा होता है कि बंदा दंग रह जाता है कि यार इसके जहन में ये सोच आई कैसे। सही। मैं तो शेखुपुरे जाते हुए सारा कुछ याद करता रहा हूँ। अच्छा, बहुत बहुत अजीब मैंने डायलॉग याद किया कि शेर सुनाता हूँ। जालम पलट के देख तमन्ना हम भी रखते हैं,
तुम अगर कार रखते हो तो रक्षा हम भी रखते हैं। हाय हाय। उससे कहना था फिर यही जो शेर है रिक्शे के अगले हिस्से पे लिखवाता। बहुत अच्छे। एक रक्षा पे लिखा हुआ था जो माँ को सताता है वो रक्षा चलाता है। मैंने कहा भाई तुम ना सताओ माँ को तो ना रक्षा चलाओ, ट्रक चलाना शुरू कर दो। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था ड्राइवर की जिंदगी अजब खेल है, मौत से बच जाए तो सेंट्रल जेल है। कोट पे रहते हैं शराब गोट में सोते हैं, जब तेरी याद आती है जी भर के रोते हैं। चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। ऐ राकट तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, ऐ राकट तुझे कसम है हिम्मत ना हारना। और जिस पे लिखा था ना ऐ राकट तुझे कसम है, अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे, वो बुझना पड़ता था कि ये ट्रक है या बस है या खोता रेड़ा है, इतनी बुरी उसकी हालत थी। और उसके ऊपर लिखा हुआ था ऐ राकट तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, जैसा भी खड्डा आए हंस के गुजारना। हाय हाय हाय। और ऐसी बुरी हालत थी उस राकट की कि जिस खड्डे में भी वो बेचारे का टायर बजता था कितनी देर आगे तक हंसता रहता था। हाय हाय। लगा दे आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, लुटा दे बाप की दौलत जवानी हो तो ऐसी हो। वाह रे वाह। नकाब करने वाली इस नकाब का क्या फायदा, शर्म आंखों में होती है मुंह छुपाने का क्या फायदा। न रदीफ न काफिया, बस उन्होंने लिख देना होता है। जिंदगी मिली तो क्या मिली, बन के बेवफा मिली, इतनी मेरी गलती न थी जितनी मुझे सजा मिली। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आपने सारे शेर याद किए हैं? हाँ जी, अब तो मैं इसका एग्जाम देने को फिर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि अवाम को जमहूरियत का फल मिल रहा है। हा बड़ा फल मिला जमहूरियत का हमें, बल्ले 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 राजा साहब, पौधों की शाखें जमीन के साथ लग गई है, इतना फल लग गया। होए 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 होए। मैं कहता हूँ जमहूरियत के इर्द गिर्द डाकू फिरना शुरू हो गया, अंदर इतना फल लगा हुआ। बल्ले बल्ले बड़ा जमहूरियत का फल मिला है जी हमें। हम तो चोलियां चुक चुक के आपको दुआएं देनी चाहते हैं मगर चोली चुकी नहीं जा रही, इतना फल है इस चोली में। बल्ले 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 बल्ले। 84 लोड शेडिंग, सुंदर खानी CNG, चितरी वाली महंगाई, चमन की दहशत गर्दी, रेड ब्लड बेरोजगारी, ऐसा ऐसा फल जमहूरियत का। बल्ले बल्ले। वाकई वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बयान दिया है। जी सर। यार वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया तो वो पढ़ रही है, वो इतनी नालायक तो नहीं। यही कहना पड़ता है ना, शर्म हमको मगर नहीं आती। यार ऐसे ना तंजे किया करो खुदा के लिए, देखो तो सही कितना जमहूरियत ने फल दिया है। लोगों का आंसुओं की जगह शीरा टपक रहा है, इतना फल इतना फल। वाह रे वाह, हर तरफ खन्ना दे खिडौने लुट मार कर रहे हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, बड़ा बड़ा फल है जी जमहूरियत का, क्या कहने। इतना फल या तो दुकान पे देखने में आता है या कुलों पे देखने में आता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ ने हाला में खिताब करते हुए कहा है कि सिंध के अवाम सेहत, तालीम और रोजगार से अक्सर महरूम हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूँ मियाँ साहब, अगर सिंध में सेहत, तालीम और रोजगार की हालत बड़ी खराब है तो पंजाब में कौन सा अफसर साइकिलें लेके गलियों में आवाजें लगा रहे हैं, BA दी डिग्री ले लो, पट्टी करा लो, ब्लड प्रेशर शुगर चेक करा लो। इधर भी जनाब अस्पतालों में जाते हैं तो आगे डॉक्टरों ने हड़ताल की होती है। अगर हड़ताल ना हो, सिरप मिल जाए तो वो पी के बंदा फौत हो जाता है। अगर फौत होने से बच जाए, वापस घर जा रहा हो तो रास्ते में लूटा जाता है। और अगर रास्ते में लूटा ना जाए तो घर पहुंचे तो 4 में से 2 बच्चे काम पे गए होते हैं, 2 घर वेले बैठे होते हैं। उनको देख के बंदे का फिर ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। अजीज साहब, जो भी है पंजाब की सूरत हाल बाकी सूबों से कदरे कई मामलात में बेहतर है। अरे बड़ी बेहतर हालत है, मैंने खुद देखा बागों में लोग लैपटॉप का सराहना बना के सोए होते। दरबार के ऊपर दाता साहब लोग हेलमेट में चौल डलवा के खा रहे होते हैं।
अजीज साहब, आपको लाहौर में नए बनने वाले सारे पुल नजर नहीं आ रहे? हाँ जी, ऐसे पुल बने हैं, पुल के ऊपर चढ़ के बंदा भूल ही जाता है सजे जाने के कमे जाने। नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत की है यार इन पुलों पे, पूरे पंजाब का बजट इकट्ठा करके इन पुलों पे लगाया है। इन्ने पुल ऊपर से देखो तो लगता है किसी ने सीमेंट की जलेबियां निकाली। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल का कहना है कि अपनी पार्टी के सिवा हर जगह मेरी इज्जत है, यहाँ तो मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। क्या बात है नबील कबूल साहब, सिर्फ आप ही नहीं लाइन में लगे हुए, हजूर सारे पाकिस्तान की आवाम भी लाइनों में ही लगी हुई है। जरा देखे तो सही, इतनी तो एक बंदे के हाथ पे लाइनें नहीं है जितनी सड़कों पे लगी हुई है। अब तो बंदा लाइन में खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि यार ये लाइन तो मेरे हाथ में आई नहीं जिसमें मैं लगा हुआ। वो तो साथ वाला बंदा उसे कहता है घबरा ना यार, किस्मत बदलती रहती है। हद हो गई है वैसे नबील कबूल साहब। अक्सर सियासतदान तो आजकल लेन देन में लगे हुए हैं, आप सिर्फ लेन में लगे हुए हैं। आपको मेरा ख्याल है ये काम नहीं आया, आप जनरल स्टोर डाल ले। आपकी हुकूमत लोगों को रिलीफ तो दे नहीं सकी, आप जनरल स्टोर पे बैठ के बच्चों को चूंगा ही दें। इंतहा पसंद भारत शिवसेना के खिलाफ बात क्यों नहीं करता? परवेज मुशर्रफ के जवाबात सुनकर भारतीय एंकर भाग गया। क्या बात है, बब्बर शेर लगे हो परवेज मुशर्रफ साहब। जब से मुशर्रफ साहब यहाँ से तशरीफ ले गए, पहली बार मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनकी बेपनाह तारीफ तौसीफ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मुशर्रफ साहब ने सही मायनों में पाकिस्तानियत का मुजाहरा किया। यार जब से वो गए हैं, पहली दफा मैं किसी एंकर के मुंह से सुन रहा हूँ कि जब से मुशर्रफ साहब यहाँ से तशरीफ ले गए, वरना ये तो कहना शुरू हो गए थे कि मुशर्रफ ने जब से मुल्क की जान छोड़ी ऐसा इंटरव्यू दिया है ईमान से। मैं तो इंटरव्यू सुन के ये सोचता रहा हूँ कि यार इंडिया की आंखों में आंखें डाल के और अमेरिका के लेवल पे। अमेरिका वाली बात तुम छोड़ दो, इंडिया तक ही रखो। चलो यार, मैं ये इंटरव्यू सुन के ही याद आ जय बाती हुआ हूँ, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, एक दिन तो बर्दाश्त कर लो। मुझे तो इतना प्यार आया मुशर्रफ साहब पे, मैंने उनके सेक्रेटरी को कहा कि यार मेरी तरफ से मुशर्रफ साहब का एक पुमा ले लो। उनका सेक्रेटरी जो है ना जिम, उसका मुंह बहुत छोटा है, उसने पुमा लिया, मुशर्रफ साहब ने आगे से उसे चाड़ा के अकल करा के ठूंगे मार रहे हो, कुगी जैसा मुंह है जिम का, कुगी जैसा। अच्छा जी, चौधरी शुजात साहब ने कहा है कि धरना मुल्क और कौम के मुफाद में पुरअमन तरीके से खत्म करवा दिया। मेरा ख्याल है मसालती वफ्द जो गया था मुज़ाकरात के लिए, उसमें चौधरी शुजात साहब ही ऐसे बंदे थे जिनकी कादरी साहब बात सुनने के लिए तैयार भी थे। किसी गल ही नहीं सुनते कादरी साहब, तकरीर करते भी छलांगा मारन नहीं होंगे। मैं तो आप उन्होंने दूर खलो के गल करना कि अख चुंगल ही ना कट मारन, वो तो मोहब्बत च भी गल करन दे, हुण ते लगदा लड़ाई हो गई है। एडी जोर दी उन्होंने किया कि चाय के साथ बिस्कुट भी खा के जाएंगे आप लोग। अगर इन लोगों ने चाय के साथ केक ना खाया तो मैं ये लाखों के मजमे से कहूंगा कि इनको जाने ना दीजिएगा। चौधरी शुजात साहब, उठाइए ये क्रीम वाला बिस्कुट और डालिए अपने मुंह में। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। बड़े भाई, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। आप एक सेगमेंट किया करते हैं मालूम ना मालूम। कितने एडवांटेज लेता है ये? नहीं, मैं रिस्पेक्ट, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट। यू आर माय एल्डर ब्रदर अंकल, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जाहिर है छोटे भाइयों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप वो जो सेगमेंट करते हैं मालूम ना मालूम, कि कोई चीज ऐसी जो हमें मालूम है, हम जानते हैं, बज़ाहिर मालूम है, अक्सर वो हमारी जिंदगी में डिस्कस होती है, मगर उसकी असल मिथ क्या है, उसके पीछे तारीख क्या है, या वो उसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन भी कह सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिन में कहने लगी थी। उस सेगमेंट के हवाले से आपके पास कोई थैले में सौदा पड़ा हुआ है? मेरे पास नहीं है, लेकिन चंद दिन पहले मैं इंटरनेट पे अरबी अखबार अल बयान, उसमें एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट शाया हुई है। ये जो आमतौर पे कहा जाता है ना, रेड कारपेट वेलकम किया गया, सुर्ख कालीन बिछाया गया,
اس حوالے سے بڑی دلچسپ تاریخ بتائی گئی کہ سرخ قالین کیا بلا ہے، ہاں، اس سے کیا منسوب concept ہے، روایتیں کیا ہے، یہ یہ بتاؤ ریڈ نا کارپٹ یار۔ کو کیوں عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی بڑی اہم چیز ہے یہ، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ والا سیگمنٹ آپ بند نہ کیا کریں، کرتے رہا کریں، یہ بڑی بہترین چیز ہے، ہمارے بچوں کو ہمیں بڑا علم ملتا ہے اس سے۔ ریڈ کارپٹ جو ہے یہ اس رپورٹ کے مطابق ظاہر ہے بہت عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کسی کو اگر بہت زیادہ عزت اور توقیر سے نوازنا ہو، Warm تو welcome اس کا کرنا ہو۔ وارم ویلکم کرنا ہو تو اس کے راستے میں سرخ قالین بچھایا جاتا ہے۔ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سرخ قالین کو غالباً گلاب کے پھولوں کی وجہ سے عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن البیان کی اس رپورٹ کے مطابق وہ یہ جو سرخ کارپٹ کی روایت ہے اس کے تانے بانے قدیم جو یونانی تاریخ ہے اس سے ملایا گیا ہے اس رپورٹ میں، اچھا، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قدیم یونان میں سرخ رنگ کو دیوتاؤں کے ساتھ محبت اور عقیدت کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا تھا، سرخ رنگ کو۔ اور کہتے ہیں کہ 458 قبل مسیح میں ایک یونانی بادشاہ تھا ارغوس، وہ ایک بہت بڑا کوئی جنگی مارکا جیت کر جب واپس آیا تو اس کی ملکہ نے اس کے راستے میں اس کا استقبال کرنے کے لیے اس کی واپسی پر سرخ قالین بچھوائے تھے۔ صحیح۔ اب جب نئی شادی ہوئی ہوگی ان کی۔ اب جب ارغوس صاحب وہاں پر تشریف لائے تو انہوں نے اس کارپٹ پہ پاؤں رکھنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہمارے دیوتاؤں کا رنگ ہے، میں اس پر اپنے پاؤں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اچھا، تو ملکہ نے بڑا زبردست جواب دیا تھا۔ ملکہ نے کہا کہ سرکار آپ ہی تو میرے دیوتا ہیں، تو آپ ہی کے لیے تو میں نے یہ سرخ قالین بچھایا ہے۔ تو مجھ اللہ بھائی اللہ جھوٹ نہ بلائے تو یہ کوئی شادی سے 2-3 دن بعد کئی واقعہ ہو سکتا ہے، ہفتہ کو تو ایسی گفتگو ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ اچھا سنو تو صحیح، پھر اس ملکہ کی محبت کیا رنگ لائی، یہ اس سے زیادہ دلچسپ بات ہے۔ اچھا کیا؟ ایک اور روایت یہ ہے کہ اسی ملکہ نے ارغوس کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے قتل کروا دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے اب اس کے اقتدار پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ اچھا، اور یہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب اصل میں ارغوس نے بھی کوئی دیوتاؤں کے ساتھ محبت اور عقیدت کی وجہ سے پاؤں رکھنے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو کچھ شک گزر گیا تھا، اس کو شک پڑ گیا تھا کہ گڑبڑ ہے، یہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر شادی کو کافی دیر ہو گئی ہوگی جو اس کو شک پڑا ہے کہ 4-5واں سال جا رہا ہے شادی کو، پھر اتنی عزت اور توقیر دس از رانگ۔ تو ملکہ نے جب اپنے ساتھیوں سمیت ارغوس کو اسی کارپٹ پہ قتل کروا کے، تو جب وہ زخمی حالت میں وہاں گرا پڑا تھا تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا بادشاہ زخمی ہے، اور اس کا جو خون ہے وہ سرخ رنگ کی وجہ سے یعنی بہتا ہوا اور وہاں پہ جذب ہوتا رہا کارپٹ میں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ اس وقت چلا جب اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ ہائے 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 ہائے، یعنی یہ ریڈ کارپٹ عزت کے ساتھ ساتھ ایک سانیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن بہرحال اس کے بعد سے لے کر آج تک کی اگر تم تاریخ اٹھا کے دیکھو تو نہ صرف یہ کہ سرکاری ضیافتوں میں، سرکاری تقریبات میں ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے عزت اور توقیر کی علامت سمجھ کر، اس کے علاوہ مطلب پروازوں میں دیکھ لو، جو فرسٹ کلاس کیبن ہوتا ہے اس میں سرخ کارپٹ بچھایا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، VVIP لوگوں کے لیے ریڈ کارپٹ ہوتا ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں نا شادی بیاہ میں دلہن سے زیادہ اہم تو کوئی نہیں ہوتا نا، نہیں، وہ کوئی بھی نہیں، ریڈ کوئی پہنتی اہم نہیں، اس سے تو زیادہ کوئی اہم نہیں ہوتا۔ وہ بھی ریڈ پہن کے آتی ہے۔ ہاں جی ہاں جی، ریڈ پہن کے آتی ہے اور 4 5 7 8 ہفتے تک ریڈ پہنے رکھتی ہے، بڑی عزت ملتی ہے۔ شادی کے شروع میں تو دونوں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ نے بڑی رحمت کر دی ہے۔ شروع میں ایک بندے کی شادی ہوئی نا بیچارے کی، تو وہ اس کی جو بیوی تھی وہ بڑی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ کوئی سال کو بعد اس نے کہا اپنے خاوند کو کہ بادشاہ نے، جب ہماری نئی شادی ہوئی تھی تو میں آپ کے سامنے کھانا پکا کے رکھتی تھی تو آپ زیادہ کھانا مجھے ہی کھلاتے تھے، اب خود تو بہت کم کھاتے تھے، اب آپ سارا خود ہی کھا لیتے ہیں، مجھے کھلاتے ہی نہیں ہیں۔ عزیزی جی، یہ دیکھو یار، میں تمہیں کسی کی بات سے اچھا میں بھی کسی کی سمجھ کے سن رہا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا کہ شادی کے شروع میں سارا کھانا مجھے کھلا دیتے تھے، آپ خود کھاتے ہو۔ وہ خاوند آگے سے کہتا کہ شروع میں تمہیں کھانا پکانا آتا نہیں تھا، میں تو محبت کا مارا نہیں تمہیں کھلا رہا ہوتا۔
اب کھانا تمہیں پکانا آ گیا ٹیسٹی, اب میں خود کھاؤں یا تمہیں کھلاؤں. یار میری بات سنو, اپنے قصے تمام میاں بیویوں پر منطبق نہ کر دیا کرو, لوگوں میں بہت محبت بھی ہوتی ہے. ہاں جن میں محبت ہوتی ہے اور جو بیچارے اپنی بیوی پر روب بھی رکھتے ہیں, ان کے سامنے میں ایسی باتیں کرتا بھی نہیں. تمہارے سامنے تو اس لیے کرتا ہوں کہ تم اپنے پیٹی بھائی ہو, تمہاری بھی ذرا دل جوئی ہو جاتی ہے, ڈوئیوں پہ ٹکور ہو جاتی ہے ایسی باتیں سن سن. ہر وقت رونا ہی روتا رہتا ہے اپنے. تم بھی کو بات کرنے والی کرو نا. اس کی بیوی نے ریڈ کارپٹ بچھایا اس کے لیے, پتہ نہیں کون سی بیوی تھی, کس مٹی کی وہ بنی ہوئی تھی جس نے خامد کے لیے ریڈ کارپٹ ڈالا ہے. ہم تو جب بھی گئے ہیں بیوی نے بوری ڈال کے ہی مارا. میں بتاؤں کہ سرخ کارپٹ سے صرف کوئی اچھی روایات ہی منسوب نہیں ہے, اسی طرح کی جو تم کہہ رہے ہو تشدد اور خون کی بھی بہت ساری روایات منسوب کی جاتی ہیں ریڈ کارپٹ سے. یہ جب زار نکولس دوم تھا, اس کی بیوی کو دنیا بھر سے سرخ قالین جمع کرنے کا بہت شوق تھا. اور اس نے نکولس دوم زار کہتے ہیں نا, رشین شہنشاہ جو تھے ان کے لیے زار کا ٹائٹل بولا جاتا تھا نا. تو جو زار نکولس دوم تھا اس کے دور میں اس کی بیوی کو بہت زیادہ شوق تھا, لیکن جب عوام میں شعور جاگا اور انقلاب کا طبل بجا تو پورے لاکھوں کی تعداد میں جو وہاں کے مزدور, محنت کش اور غریب لوگ تھے, وہ اپنے کیچڑ سے لت پت اور بالکل گندے مندے جوتے لے کے انہی کارپٹس کو یہ کہہ کے دانستہ طور پر گندا کرتے رہے اور سرخ قالینوں کو گارے کی شکل دیتے رہے, یہ کہہ کے کہ ان سرخ قالینوں سے ہمیں اپنے سرخ خون کی بو آتی ہے, باس آتی ہے. ریڈ کو ویسے بھی خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے نا. خطرے کی علامت بھی ہے سرخ رنگ. جی جی, ایک سرخ رنگ اور ایک کیمل کلر جس رنگ کی ڈوئی ہوتی ہے, یہ دونوں ہی خطرے کی نشانیاں. یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نے مٹی سے محبت کا صلہ مانگا تھا, میں نے مٹی سے محبت کا صلہ مانگا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دبا دو مجھ کو. واہ 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 واہ, میں نے مٹی سے محبت کا صلہ مانگا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دبا دو مجھ کو. وارے واہ, یہ مٹی کو پانی کا چھڑکاؤ کر کے دباتی. تم پہ فرض ہے کہ تم نے ہر شعر, ہر غزل, ہر نظم کا بیڑا غرق کرنا ہے. یار بیڑا غرق نہیں کر رہا, تشریح کر کے بتا رہا ہوں کہ اس شعر میں میر تقی میر مٹی کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ 1200 دی ٹرالی ہو گئی ہے. میرے خیال سے ادھر پارے کا آغاز کیا جائے. آغاز تو ہو چکا ہے, میں تو انجام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. نئی طرح سے نبھانے کی دل نٹھانی ہے, نئی طرح سے نبھانے کی دل نٹھانی ہے, وگرنہ اس سے محبت بہت پرانی ہے. واہ, شاعر کی عمر بھی کافی ہے. خدا وہ دن نہ دکھائے کہ میں کسی سے سنوں کہ تو نے بھی غم دنیا سے ہار مانی ہے. واہ واہ, بیوٹیفل, بہت خوبصورت ہے. زمین پہ رہ کے ستارے شکار کرتے ہیں, واہ, زمین پہ رہ کے ستارے شکار کرتے ہیں, مزاج اہل محبت کا آسمانی ہے. واہ 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 واہ, ہمیں عزیز ہو کیوں کر نہ شام غم کہ یہی بچھڑنے والے تیری آخری نشانی ہے. بہت خوبصورت, مقرر مقرر. ہمیں عزیز ہو کیوں کر نہ شام غم کہ یہی بچھڑنے والے تیری آخری نشانی ہے. وارے واہ وارے واہ. اتر پڑے ہو تو دریا سے پوچھنا کیسا کہ ساحلوں سے ادھر کتنا تیز پانی ہے. بہت دنوں میں تیری یاد اوڑھ کر اتری, بہت دنوں میں تیری یاد اوڑھ کر اتری, یہ شام کتنی سنہری ہے کیا سہانی. بیوٹیفل. چلیں جی صاحب, آپ کیا سنانے لگے ہیں؟ یاہر اکھر یہی سناتا ہوں میں تو. پہلا شعر میں ایک منسٹر کے نام کر رہا ہوں. منسٹری میں نہیں بتاؤں گا ان کی کون سی ہے, صحیح, آپ خود ہی آئیڈیا لگائیے. اچھا. بیان سارے بدلنے میں کیا روانی ہے, بیان سارے بدلنے میں کیا روانی ہے, یہ بات جھوٹ نہیں جھوٹ کا تو بانی ہے. نہ گیس پانی نہ بجلی ہے سارے ملک اندر, مزاج چاند سی دھرتی کا آسمانی ہے. تم دیکھو نا یہ بلب بال نہیں رہا تو ہر گھر میں 3 اے سی لگے ہوئے. نہ گیس پانی نہ بجلی ہے سارے ملک اندر, مزاج چاند سی دھرتی کا آسمانی ہے.
हुआ नमूनिया, खांसी लगी, गला बैठा, इस एक धरने से क्या क्या मिली निशानी है। वजीर दाखिला लेकर टराला आए हैं, वजीर दाखिला लेकर टराला आए हैं, बताओ छेती से मिट्टी कहाँ पुआनी है। अब एक बंद मैं अपने मुर्शद की नजर करने लगा हूँ। मैं सदके जाऊं मुर्शद, बहुत दिन हो गया मुर्शद ने अदास कर दिया है। अर्ज किया है, हर एक बात को जोड़े है मेरे मुर्शद से, जरूर नैब ने कुछ दिल में अपने ठानी है। तरह से रहते हैं मुर्शद जो बेल बजे घर की, और उस पे पूछ ले कोई अगर गिलानी है। एक धमकीला शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। मुझे जो आइंदा समझा ना एक्सपर्ट आला, मुझे जो आइंदा समझा ना एक्सपर्ट आला, उबलती चाय तेरे कोट पे गिरानी है। पड़े पड़े ही वो लंगड़ी भी हो गई देखो, कि अब वो चल नहीं सकती है जो चुआनी है। सिवाय चवलों के निकला नहीं कभी कुछ भी, ये उनका मुंह है कि पूरा आकाशवाणी है। खड़ा हूं मल के मैं साबन शदीद सर्दी में, खड़ा हूं मल के मैं साबन शदीद सर्दी में, पता नहीं था कि टैंकी में कितना पानी है। सर्दियों के हवाले से मैं ये भी कह सकता हूँ, खड़ा हूं मल के मैं साबन शदीद सर्दी में, पता नहीं था कि टंकी में ठंडा पानी है। अब एक नलायक स्टूडेंट का शेर है, जो लीव मांगी तो टीचर जवाब में बोली, जो लीव मांगी तो टीचर जवाब में बोली, जो अब है फौत हुई कितनवीं ये नानी है। और एक शेर में उन खामदों के नाम करता हूँ जिनको अक्सर लेतरपौला होता है। बस एक बार ही भूला था बर्थडे उसकी, बस एक बार ही भूला था बर्थडे उसकी, वो उसके बाद से अब तक एक आंख कानी है। अच्छा वाला, दोनों आंखों से देखते हो अल्हम्दुलिल्लाह यार। चलो दूसरा शेर इनके नाम कर देते हैं। हाँ, जरूर। बना है डोई का टैटू ये दर्द सांझा है, कमर ये किस लिए फिर तुमको अब दिखानी है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मार्च पर तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी रही, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप सीनियर के साथ राइट हैंड कहते तो मेरा तारुफ मुकम्मल हो जाता। राइट हैंड सीनियर। राइट हैंड क्या मतलब? जी, मैं अल्लाह के फजल से तहरीक इंसाफ का भी राइट हैंड हूँ, इमरान खान साहब का भी राइट हैंड हूँ। अच्छा। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मैं बैठता भी इमरान के राइट हैंड हूँ, इसलिए मुझे राइट हैंड कहा जाता है। इमरान खान का राइट हैंड मैन तो जावेद हाशमी साहब को कहा जाता है। आप इमरान खान साहब की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, उठाई तो नहीं जाएगी आपसे, चूंकि उसमें बहुत बंदे होते हैं। जावेद हाशमी हमेशा लेफ्ट हैंड बैठे होते हैं। अच्छा। राइट हैंड शाह महमूद कुरैशी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। और जावेद हाशमी इमरान खान के भी लेफ्ट हैंड हैं और वैसे भी लेफ्ट हैंड हैं, जिसे हम लोग खबचू कहते हैं। आप कभी उनको बचपन में गुल्ली डंडा खेलते हुए देखते? मेरे तो मुल्तान के रहने वाले हैं, मैं तो अक्सर उन्हें देखा करता था। अच्छा। बल्कि कंपटीशन में भी जाया करता था उनके यहाँ गुल्ली डंडा खेलने के लिए। तो जावेद हाशमी हमेशा लेफ्ट हैंड से टुल लगाते थे। टुल तो समझते होंगे आप, जैसे मेरा टुल लगा तो मैं तहरीक इंसाफ में आ गया। जो काम बगैर टिल लगाए हो जाए उसे टुल कहते हैं। सो इल्तिजा सिर्फ आपसे इतनी सी करनी है कि आइंदा हमें सिर्फ सीनियर रहनुमा ना कहा कीजिए।
राइट हैंड सीनियर रहनुमा के। ठीक है जी। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे थे उसमें लोगों ने एक और बात भी महसूस की कि सवाल इमरान खान से पूछा जा रहा था और आप आगे बढ़ बढ़ कर जवाब दे रहे थे। बढ़ बढ़ के हरगिज नहीं, अलबत्ता माइक फड़ फड़ के जवाब देता रहा। इसलिए कि मैं एक बहरहाल तजर्बाकार सियासतदान हूँ और इमरान जो हैं उनको अभी आए हुए सियासत में इतनी देर नहीं हुई, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। सीनियर रहनुमा के तौर पे मेरा तजुर्बा चुके ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन जहां आप मीडिया वाले लोग बड़े गुंजलक सवालात कर रहे हो, वहां जवाब देने के लिए मैं खुद अपने आप को पेश करना चाहता हूं। लेकिन अगर यही मयार है तो फिर जावेद हाशमी साहब आपसे ज्यादा तजर्बाकार है, वो तो तालिब इल्मी के दौर से सियासत करते चले आ रहे हैं। तो मैं तालिब इल्मी के जमाने में क्या कढ़ाई वाली मशीन चलाता था? भाई मैं भी सियासत ही करता था। आपने कब सियासत की है? लो भाई, मुझे तो हर दोस्त कहा करता था, हर शख्स कहता था कि शाह महमूद तुम बड़ी सियासत करते हो। आप यकीन करें कि जब भी कॉलेज का मैच होता था क्रिकेट का, अगर हमारे कॉलेज की टीम हार रही होती थी तो मैं बड़ी प्लानिंग के साथ विकेटें उखाड़ के दौड़ जाता था। अच्छा। बाद में दोस्तों ने सारा दिन यही कहते रहना, यार ये शाह महमूद बड़ी सियासत करता है। अब यकीन कीजिए, जब भी दोस्त मिलके कहीं खाना खाने के लिए जाते थे तो एन बिल के वक्त मैं बाथरूम में चला जाता था। बिल जब पे हो जाता मैं वापस आता, सारे दोस्त हंस रहे होते थे कि शाह महमूद तू बड़ा सियासी है। ये जावेद हाशमी साहब ने तो यूनिवर्सिटी में आके सियासत शुरू की, मैं तो स्कूल में ही इस रास्ते पे चल निकला था। अच्छा। मैं तो जब भी कंटीन से बोतल लेता था कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, आधी कोल्ड ड्रिंक पी के वापस उसे पानी से भर के ऊपर ढक्कन लगा के वापस कर देता था, भाई इसमें गैस नहीं है। अच्छा। कंटीन वाला बेचारा हंसना शुरू हो जाता, आज फिर सियासत कर गया ना। बल्कि स्कूल भी मैं समझता हूँ कि काफी अरसा हो चुका था, मैं तो बिल्कुल छोटा सा था तो सियासत करता था। अच्छा। सारे बहन भाई बैठ के जब खाना खाया करते थे, मैं अक्सर चिड़ी कह के कोफ्ता उठाया करता था। वालिद साहब मरहूम कहा करते थे बड़ा सियासी है भाई साहब, हमने ये सुना है कि आप ताहिरुल कादरी साहब के धरने में शामिल होने की बहुत भरपूर वकालत करते रहे, इस दुरुस्त है? भाई क्यों ना करते वकालत। ताहिरुल कादरी की आवाज गरीब की आवाज थी, ताहिरुल कादरी की आवाज मजलूम की आवाज थी, ताहिरुल कादरी की आवाज अवाम की महरूमियों की आवाज थी। क्यों ना उसकी वकालत की जाती। और वैसे भी जुनैद साहब, बहुत अरसा हो चुका था, कई दिन गुजर चुके थे, कहीं तकरीर करने का मौका नहीं मिला। अच्छा। और शाह महमूद अगर कुछ दिन तकरीर ना करे तो इनू भी असर नहीं करता। इस हालत में जब शाह महमूद ने टेलीविजन स्क्रीन पे ताहिरुल कादरी के हजारों लोगों को इकट्ठे एक जगह देखा और सुनने वाले कानों पे जब नजर पड़ी तो दिल ने शाह महमूद से कहा, भाग सिमरन भाग। मेरा मतलब है कि भाग शाह महमूद भाग, मौका है इस वक्त तकरीर करने का, सुनने वाले काफी मौजूद हैं। इसलिए मैं ये जोर देता रहा कि हमें वहां एहतजाज में जरूर जाना चाहिए, लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेना चाहिए, मजलूम की आवाज का साथ देना चाहिए। लेकिन भाई साहब, वहां पर तो जान जाने का भी खतरा था। इसीलिए तो नहीं गए, चूंकि हमने ये महसूस किया कि ताहिरुल कादरी खुद तो बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर महफूज हैं और उनके साथ एक एक्स्ट्रा कुर्सी मौजूद है। अगर वहां गए तो सिर्फ इमरान खान को चांस मिल सकता है कंटेनर के अंदर जाने का। अच्छा। और बाहर खड़े होना उस वक्त जरा रिस्की था। हमने तो एक तजवीज भी पेश की। हमने ताहिरुल कादरी साहब से अर्ज किया कि अंदर जो आपके डंडा बरदार सिक्योरिटी वाले हैं उनके दरमियान हमें भी एक डंडा पकड़ा के खड़ा कर दिया जाए तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, सिक्योरिटी हमारी पर्सनल है। हमने कहा कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो हम बाहर खड़े होने का क्यों रिस्क लें। हजारों लोगों की मौजूदगी में अकेला शाह महमूद बाहर खड़ा हो, बीच में से कोई नामुराद शरारती कह दे, ओए हुई जी, उस वक्त में लोग देखते नहीं, चूंकि जज्बात बहुत भड़के हुए हो। मतलब आप डर गए। बहुत अच्छे। यानी मोहतरमा ने क्या कह दिया, बुजदली का ताना दे दिया दलेरी के इस्तारे को, शुजात के सिंबल को,
ہم کبھی ڈرے نہیں محترمہ. اچھا. یہ ذہن میں رکھیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دلیری کے ساتھ سیاست کی ہے. اچھا بچپن سے ہی دلیری ہماری رگ رگ میں شامل ہے. اچھا ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پورے محلے میں ہم اتنے دلیر مشہور ہوا کرتے تھے کہ کوئی بھی پرابلم کہیں محلے میں آتی تھی تو ہمیں یاد کیا جاتا تھا. اچھا. ہاں بچپن کا واقعہ ہے. ہمسایوں کے گھر سے چیخو پکار کی آواز آئی. اچھا. ہم بالکل ننھے منھے تھے مگر دلیری کے ساتھ ان کے گھر کی طرف دوڑے. دروازے کے اندر گھسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے گھر کے بچے ایک بیڈ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور زور زور سے دوسری طرف اشارہ کر رہے ہیں چوہا چوہا چوہا. اچھا شاہ محمود بالکل نہیں گھبرایا اچھا حالانکہ خود کم سن تھا. بھاگ کے آگے بڑھا اور چھلانگ لگا کے اسی بیڈ پہ چڑھ گیا جہاں باقی موجود تھے. تو چوہے کو مارا نہیں؟ نہیں جنید صاحب تشدد کی سیاست پہ ہم یقین نہیں رکھتے. اچھا مذاکرات کیے چوہے کے ساتھ. چوہے کے ساتھ؟ ہاں جب ہم اچھل کے بیڈ کے اوپر چڑھے سب کو پیچھے ہٹایا این چوہے کے سر کے اوپر جا کے ہم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صرف ایک ہی بات کی. کمبخت ڈرا نہیں. ایک دم ایسے منہ ٹیڑھا کر کے اس نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. آپ ہنس رہے ہیں یہ سننے میں آسان لگ رہا ہے. جب چوہا ایک دفعہ ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے تو بھلے بھلے لوگوں کی جان نکل جاتی ہے مگر شاہ محمود نہیں گھبرایا. اچھا. شاہ محمود اپنے موقف پہ قائم رہا. دوبارہ اسی دلیری اور استقامت کے ساتھ کہا تو بھائی وہ کمبخت ڈرنے کی بجائے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. کیا لرزہ خیز منظر تھا. آج بھی سوچتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ ایک چوہا اپنے دو پاؤں پہ کھڑا اوپر دیکھ رہا ہے بالکل ایسے ہی جیسے مولے جٹ کا گھوڑا الف ہوا ہوتا ہے. مگر یقین مانیے جنید صاحب شاہ محمود اپنے موقف پہ ڈٹا رہا. ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا. اسی جذبے اور شدت کے ساتھ ببانگے دہل تیسری مرتبہ کہا اس سے پہلے کہ وہ اوپر کو اچھلتا دوسری طرف سے رضائیوں والی پیٹی کے نیچے سے ایک چوہیا باہر آئی. اچھا. اس نے میرا خیال ہے کچھ بات بھی نہیں کی مگر اس نے ایک دم اس کی طرف ٹرن کر کے دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگ گیا. اچھا. اس وقت ہمیں محسوس ہوا کہ ہم جسے بار بار شی کہہ رہے ہیں وہ ہی تھا. ناظرین یہ سب کچھ تھا عین حسب حال. خوش رہیں خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.